गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो अपना एसिड बेस एंड सोल्ट जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। अब देखिए, जो लास्ट क्लास थी लेक्चर नंबर 1 था, उसके अंदर हमने पढ़ा था, उसको 5 मिनट में रिकैप कर देते हैं कि हमने क्या पढ़ा था उस लेक्चर में। अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देखिए, क्योंकि अगर वो वाला नहीं देखोगे तो ये जो सेकंड लेक्चर है ये आपको समझ उतना अच्छे से नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट लेक्चर देखना, उसके बाद सेकंड। और फर्स्ट में हमने देख लिया था एसिड के टेस्ट, एसिड और बेसिस का, कि टेस्ट के बेसिस पे हम कैसे पता करेंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो हमने कहा था एसिड जो होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं, बेसिस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। और फिर हमने कहा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज को टेस्ट करके देखें, क्योंकि हम जो साइंस के अंदर लैब में जो डील करते हैं वो हम केमिकल्स से डील करते हैं, तो हम केमिकल्स को ऐसे ऐसे टेस्ट करके तो नहीं देख सकते। तो हमने कहा था इंडिकेटर्स यूज करते हैं। इंडिकेटर्स हमने बता दिए थे 2 तरीके के, नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में हमने डिस्कस कर लिया था लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज जिसको हिंदी में बोलते हैं गुड़हल। इसके अलावा आर्टिफिशियल में हमने डिस्कस कर लिया था फिनोफ्थिलीन, और हमने लास्ट में फिनोफ्थिलीन जब डिस्कस किया था तब हमने बताया था कि जो फिनोफ्थिलीन है वो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, कलरलेस होता है, कलर कोई कलर नहीं देता। और बेसिक मीडियम में कैसा कलर देता है, वो लाइट पिंक कलर देता है। तो आगे हम उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी दी हुई है, ठीक है। तो अब देखो, फिनोफ्थिलीन जो खुद का कलर होता है, मैंने बताया था खुद कैसा होता है, कलरलेस होता है। जैसे वाटर है ना, उसी तरीके से फिनोफ्थिलीन होता है, उसका सोल्यूशन होता है बिल्कुल कलरलेस होता है, ठीक है। और अगर हमने उसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो कोई कलर ऑब्जर्व नहीं होगा, बट अगर बेसिक में डाल दिया तो लाइट पिंक, ठीक है। तो हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। हमने क्या लिया है, HCl ले लिया, टेस्ट ट्यूब ली हमने हमने थोड़ा उसके अंदर HCl डाल दिया, ठीक है। HCl जो होता है वो खुद भी क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, कोई कलर नहीं होता HCl के सॉल्यूशन का, तो ये क्या कलरलेस। अब हम इसके अंदर 1 ड्रॉप, ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर HCl डाल दिया। फिर हमने क्या किया, 1 ड्रॉप फिनोफ्थिलीन डाली। और मैंने पहले ही बताया फिनोफ्थिलीन जो है उसका खुद का भी कोई कलर नहीं है, जैसे वाटर ना उसी तरीके से होता है लिक्विड, ठीक है, उसका कोई कलर नहीं होता। जैसे ही मैंने क्या किया, फिनोफ्थिलीन इसके अंदर ऐड किया, तो मेरे को ऑब्जर्व करना कलर क्या होगा। HCl की टेस्ट ट्यूब थी, 1 ड्रॉप फिनोफ्थिलीन डाली, उसको अच्छे से शेक कर लिया, ठीक है। शेक करने के बाद हमने देखा क्या कोई चेंज हुआ उसके कलर में, तो हमने ऑब्जर्व किया नो चेंज इन द कलर। क्यों? क्योंकि जो फिनोफ्थिलीन होता है वो एसिडिक मीडियम में कोई कलर नहीं देता, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ठीक है, ये वाली टेस्ट ट्यूब अब यहाँ पे आ गई, इसके अंदर 1 ड्रॉप फिनोफ्थिलीन है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर 1 ड्रॉप क्या डाल दिया, अन्योच डाल दिया। अन्योच आपको पता है बेसिक है ना। तो अब बेस डालने के बाद फिर वही किया, हमने इसको शेक किया। फिर हमने देखा क्या कलर में कोई चेंज हुआ, तो यहाँ पर भी हमें यही देखने को मिलता है, नो चेंज इन कलर, कोई चेंज नहीं होता है कलर में, ठीक है। फिर हमें हमें क्या करना है, इसके अंदर 1 ड्रॉप, अब जो ये वाली यहाँ पे टेस्ट, फिर इसके अंदर क्या डाल के देखेंगे हम, 1 ड्रॉप फिनोफ्थिलीन डाल के देखेंगे, ठीक है। फिर वही इसको शेक करेंगे, क्या कोई कलर आएगा। तो हम ये देखते हैं कि हमें इसके अंदर NaOH, ये वाला टेस्ट ट्यूब है ना, इसके अंदर NaOH जो था बेस है उसकी ड्रॉप ऐड करते करते रहना है, ये सेम प्रोसेस ऐड करनी है। 1 ड्रॉप NaOH ऐड किया, ठीक है, उसको अच्छे से शेक किया, फिर उसके अंदर फिनोफ्थिलीन डाल के देखा 1 ड्रॉप, ठीक है। तो हमें ये प्रोसेस जब तक करनी है जब तक क्या हो, लाइट पिंक कलर जस्ट अपीयर, ठीक है। एक तो ये होता है कि अपीयर हो, ठीक है, बट जस्ट अपीयर का मतलब यही है कि मतलब 1 ड्रॉप डाल ली हमने, उसके डालते ही कलर आ गए। ये नहीं है कि आपने 1 ड्रॉप डाली कलर आ गया, फिर आप उसके अंदर और ड्रॉप ऐड किए जा रहे फिनोफ्थिलीन या NaOH की, ठीक है। तो जस्ट अपीयर का मतलब जिस ड्रॉप पे डालते ही हमें कलर पता चल जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिनोफ्थिलीन डालते ही तो जिस मीडियम पे क्या आ जाएगा, उस पे जिस स्टेज पे जाके वो लाइट पिंक कलर आ जाएगा, उसका मतलब उस स्टेज पे हमारा सॉल्यूशन कैसा हो गया है, बेसिक हो गया है, ठीक है। पहले सॉल्यूशन तो जो था हमने टेस्ट ट्यूब में लिया था, HCl लिया था। HCl में हमने 1 ड्रॉप फिनोफ्थिलीन डाल के देखा, हमें कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ। फिर हमने उसके अंदर क्या किया, बाद में NaOH डाल के देखा, फिर फिनोफ्थिलीन डाला, कलर को देखा कि कलर चेंज हुआ है नहीं हुआ। इसी तरीके से हम अपनी प्रोसेस किए जा रहे हैं। तो हमने देखा कि जिस स्टेज पे आकर के हमें लाइट पिंक कलर मिल गया, उस स्टेज पे हम कह देंगे स्टार्टिंग में लिया तो कौन सा था, HCl, बट जहां पे क्या आ गया, हमारा लाइट पिंक कलर आ गया, तो वो अब एसिडिक ना रह गए, बेसिक हो गया है, ठीक है। अब
इस एक्टिविटी को आप एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, समझाने के तरीके से बता रही हूँ। मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे जो HCl है ना, मान लो आपने इसके पांच मॉलिक्यूल्स है HCl के, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने HCl ले रखा है, इसमें 5 मॉलिक्यूल्स है HCl के, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर 1 ड्रॉप फिनोल्फ्थालीन डाल दिया, ठीक है, 1 ड्रॉप फिनोल्फ्थालीन डाल दिया। फिर मैंने कलर को ऑब्जर्व किया, नो चेंज इन कलर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर 1 ड्रॉप फिनोल्फ्थालीन डाल दी, ठीक है। इस जो 5 मॉलिक्यूल से, मान लो इसके अंदर फिर मैंने ऐड कर दिया 1 मॉलिक्यूल, किसका, NaOH का, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल इसके अंदर NaOH का कर दिया, ठीक है। तो अभी अब फिर मैंने इसको शेक किया, फिर मैंने फिनोल्फ्थालीन डाली, तब भी कलर क्या रहा, कलरलेस। फिर मैंने मान लो सेकंड मॉलिक्यूल डाल दिया इसके अंदर NaOH का। देखो वैसे ऐसे तो होता नहीं कि हम एक मॉलिक्यूल था उसको पकड़ लिया और डाल दिया, बट समझाने के तरीके से बता रही हूँ कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। सेकंड मॉलिक्यूल डालूंगी NaOH का, फिर फिनोल्फ्थालीन डाला, कोई कलर में चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ। थर्ड डाला, तब भी NaOH का डाला, थर्ड मॉलिक्यूल NaOH डाला, फिर 1 ड्रॉप फिनोल्फ्थालीन डाली, शेक किया, कोई कलर में चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। फोर्थ डालने पर भी नहीं होगा, फिफ्थ डालने पर भी नहीं होगा, ठीक है। बट जैसे ही मैं क्या करूंगी, मान लो मैंने छठा मॉलिक्यूल डाला, 6 ड्रॉप डाली, ऐसे मान सकते हो कि एक ड्रॉप में एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है। तो जब आप 6 ड्रॉप ऐड कर रहे हैं NaOH की और फिर आप इसको शेक कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं उस टाइम पे देखो 5 ये क्या थे, एसिड वाले थे, हमने बेस के कितने डाल दिए, 6। और उस टाइम पे अगर हम फिनोल्फ्थालीन डालेंगे तो ये जो है लाइट पिंक कलर देगा। क्यों, क्योंकि अब जो मेरा मीडियम है वो एसिडिक ना रह करके बेसिक हो गया है, क्योंकि HCl के तो 5 ही थे और बेस के कितने हो गए, 6। तो जो 5 एसिड के थे वो क्या हो जाएंगे, 5 बेस से क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इस एक्टिविटी में हम जो है, ये एक्टिविटी बेस है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, तो हम डिफाइन करने जा रहे हैं यहाँ पर अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखो नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल ना, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है जो क्या हो, जब एक एसिड है और एक बेस है, जब वो आपस में क्या करे, रिएक्शन करे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, ये न्यूट्रल प्रोडक्ट बनेगा और वो क्या होता है, सोल्ट प्लस वाटर होता है, ठीक है। तो जब जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ, एक मान लो प्लस का 10 है, ठीक है, अगर मैं कहूँ आप इसमें ऐड करो माइनस का 10, तो आप क्या कहोगे, आंसर कितना आएगा, 0, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट करे तो कुछ ना कुछ चीज बनेगी ना, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, सोल्ट बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, ये वाली एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिनोल्फ्थालीन था, उसका किस तरीके से हमने इसी एक्टिविटी में यूज किया, पिछले वाले में हमें पढ़ चुके हैं फिनोल्फ्थालीन कैसा कलर देता है, ठीक है। तो अब हम आगे करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझते हैं हम क्या होती है, ठीक है। अब देखिए आपने कभी अभी देख जैसे गर्मी आ रही है, ठीक है, तो गर्मियों में क्या है, ग्लूकोन डी पीते हैं हम, ठीक है। तो आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया हो कि जब आप ग्लास लेते हैं पानी का, उसके अंदर आप जैसे ही ग्लूकोन डी है ऐड करते हैं, तो आप उस ग्लास को टच करके देखना, वो ठंडा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, ऐसे लगेगा उसका टेम्परेचर कम हो गया है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ग्लूकोन डी है उसने क्या किया, बाहर के जो हीट थी ना उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो, देखो कभी जनरली जो गर्ल्स हैं जैसे नेल पेंट यूज करती है, तो वो नेल पेंट रिमूवल यूज करती है, ठीक है। तो अब कभी आप उसको ऐसे अपनी हथेली पे ऐसे उसके एक ड्रॉप डाल के देखना, जो नेल पेंट रिमूवल होते हैं, आपको ना हथेली पे जहाँ पे आपने वो ड्रॉप डाली होगी आपको बहुत ठंडा सा फील होगा, ठीक है। वो किस वजह से हो रहा है, जो हमारी ये है एसीटोन होता है जो नेल पेंट रिमूवल होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये सारी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। अब 2 तरीके की रिएक्शंस हो सकते हैं, देखो एक्सो और थर्मिक, ठीक है, एक एंडो और थर्मिक। नेचर बता रही रिएक्शन हो रही है, किस तरीके का नेचर हो सकता है रिएक्शंस का, जब रिएक्शंस हो रही होती है। जैसे मान लो आपको फीवर हो गया, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो डॉक्टर कैसे बताएगा कि आपको फीवर है और कितना फीवर है, थर्मोमीटर का यूज करके ना। तो जो वर्ड होता है ना थर्म, ये जो वर्ड है ना ये रिलेट करता है टेम्परेचर से, ठीक है। या तो आप टेम्परेचर को, या फिर आप ऐसे भी तो बोल सकते हो टेम्परेचर किससे रिलेट करता है, खुद हीट से, है ना। तो थर्म का मतलब तो हो गया हीट, ठीक है, दोनों ही एक्सोथर्मिक हो एंडोथर्मिक हो, दोनों में थर्मिक वर्ड तो यूज हो रहा है, तो थर्म का मतलब तो हो गया हीट।
एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, आउट, ठीक है। एंडो मतलब अंदर, इन, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर हीट जो है वो बाहर निकल रही हो, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। ऐसी रिएक्शंस जो हीट को एब्जॉर्ब कर ले, खुद अंदर ले ले, उनको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब हीट को कोई चीज एब्जॉर्ब कर रही है, हीट टेम्परेचर कम हो, हीट को एब्जॉर्ब करिए, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कूल हो रहा है, ठीक है। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जब हम एसिड है, ये वाली हम करके भी देख सकते हैं, इसमें कोई नहीं है वो कि हम नहीं कर सकते। अब देखो, जैसे एक टेस्ट ट्यूब ले ली हमने, ठीक है, HCl है इसके अंदर, ठीक है। अब हम बाहर से क्या ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर बेस, NaOH, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसके अंदर बेस ऐड करते जाएंगे HCl में, तो ये वाली टेस्ट ट्यूब है ये गर्म होती जाएगी। अब ये टेस्ट ट्यूब गर्म हो रही है, इससे हमें क्या कंक्लूड करने को मिला कि हीट क्या आ रही है, बाहर जा रही है ना, क्योंकि हीट जब बाहर जा रही होगी तभी तो टेम्परेचर ज्यादा हो रहा होगा ना। तो जैसे जैसे HCl में NaOH ऐड करेंगे तो ये टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो जाएगी बाहर से, तो गर्म हो जाएगी, इसका मतलब क्या, हीट बाहर जा रही है, एक्सो, और हीट के लिए क्या, थर्म, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो हमने ये सीखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो वो जैसे एग्जांपल बताया ना, एक +10 है, उसके अंदर अगर हम ऐड करें -10, तो वो आंसर क्या देता है, 0 0 मतलब न्यूट्रल। जैसे कि न्यूट्रॉन्स होते हैं, हम पढ़ते हैं ना, एटम में न्यूट्रॉन होता है ना, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, 0 ना, तो वो न्यूट्रल है। उसी से वर्ड की कोरिलेशन बता रही हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम ही खुद बता रहा है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे क्या हो, एसिड और बेस अगर रिएक्ट करेंगे तो सोल्ट और वाटर बनता है। तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, समझ आ गई। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का अगर नेचर पूछा जाए कि एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, किस तरीके की है, तो हम बताएंगे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हीट है वो इवोल्व हो रही है, हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है, हीट बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये वाली चीज होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर इसका एक एग्जांपल नहीं, जैसे यही, ठीक है, HCl, ठीक है, प्लस NaOH, वो कल मैंने आपको लिखना बता दिया था कि किस तरीके से आप लिखोगे। देखो HCl को ऐसे लिखना है, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको HC फिर L ऐसे लिख दे, ये तो E बन गया ना। जितना ये C है उतना ही क्या होगा, उतने में लिखा जाएगा, तभी तो L बनेगा ना। तो क्या होगा HCl, और इसको NaOH कैसे नहीं लिखना, NaO, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, तो ये पूरा गलत है, ठीक है। यहाँ पे कोई हम ऐसे तो है नहीं कि कोई वर्ड लिख रहे हैं, ये तो मोलिकुलर फॉर्मूला है ना। वर्ड लिख रहे होते हैं उसके लिए रूल होता है कि पहला वर्ड जो है, कोई आप जैसे कोई लेटर लिख रहे हो, जैसे हमने मानो कुछ भी लिख दिया, कैट लिख रहे हो आप, मान लो CAT, तो C बड़ा लिखोगे, कैपिटल लिखोगे, बाकी जो है छोटे लिखोगे। तो इसमें ऐसे नहीं करना कि पहला बड़ा बाकी छोटे बड़े कुछ भी करे। तो ये अन्य लिख दिया, फिर OH, ठीक है। सोडियम है, अन्य क्या है, सोडियम है, ये मैंने आपको बताया कि अन्य क्या होता है, सोडियम हमारा एटम है। इसको जो होते हैं हम, अब इसको अगर ऐसे ही खुला छोड़ दें हम, ठीक है, बाहर रख दिया, या फिर इसको पानी में डाल देंगे ना, तब भी क्या लग जाती है, आग लग जाती है, ठीक है। इसीलिए जो सोडियम मेटल होता है उसको स्टोर करने के लिए हम केरोसिन का यूज करते हैं, ताकि वो एटमोस्फेयर के कांटेक्ट से इंटैक्ट रहे, ठीक है, उसके कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। क्योंकि जैसे एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो एटमोस्फेयर में भी मॉइस्चर होता है ना, तो वहां से क्या करेगा, फायर, आग लग जाएगी, ठीक है, कैचेस फायर, इट कैचेस फायर, ठीक है। इसीलिए हम जो सोडियम है उसको केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो अभी इन दोनों के बीच रिएक्शन हो रही है, ये क्या है, एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच रिएक्शन होनी है तो क्या बनेगा, NaCl, इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस वाटर, ये क्या है, सोल्ट है, ठीक है। और ये वही सोल्ट है जो हम अपने घर में यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम टेबल सोल्ट बोलते हैं। तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होता है, NaCl होता है। तो वही है, आपके एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी है कि डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एग्जांपल। तो अगर ऐसा आता है तो आप बताओगे कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर सोल्ट एंड वाटर। फिर आप ये एग्जांपल बता दोगे कि HCl है, NaOH है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, NaCl प्लस वाटर। जब जब एसिड और बेस के बीच रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट है वो सोल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज और बतानी कॉमन फॉर द जनरल नॉलेज,
कि आपने कहा कि मैम ठीक है, जैसे हम HCl लिया, हम उसके अंदर NaOH डालेंगे तो वो क्या होगा, बाहर से बीकर गर्म हो जाएगा। तो बट क्या ये सही है, क्योंकि बीकर गर्म हो रहा है तो मान लो हम बहुत ज्यादा अगर ऐड करते जाएंगे तो क्या पता वो बीकर टूट जाए, इतना हीट प्रोड्यूस हो जाए कि बीकर जो वो टूट जाए। तो जब भी हम अपने लैब के अंदर ऐसी रिएक्शंस करते हैं जहां पे हम एक एसिड के अंदर एक बेस को ऐड कर रहे होते हैं या फिर बेस में एसिड को ऐड कर रहे होते हैं, तो हमारी क्या कोशिश रहती है, देखिए ये बात जो अभी बता रही हूँ, ये जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट आपकी चैप्टर में आया हुआ है तो आपको थोड़ी सी इसकी नॉलेज तो होनी चाहिए ना। तो हम क्या लेते हैं, ऐसे एक बाउल टाइप से ही होता है, ठीक है, आप देखोगे इसको बोलते हैं वाटर बाथ, ठीक है। हम क्या लेते हैं इसके अंदर लोहे की बनी होती है, ये जैसे कटोरी होती है ना उसी टाइप से होती है। हम क्या लेते हैं यहाँ पे आइस ले लेते हैं, ठीक है, आइस क्यूब्स हमने रखी इसके अंदर आइस क्यूब्स, ठीक है, ये हमारी होगी आइस। अब हमें क्या लेना है, वो वाला कोई बीकर है मान लो, अब बीकर रखा हमने, ये वाला बीकर, इसके अंदर क्या है HCl है, ठीक है। अब हम इसके अंदर NaOH डालेंगे बाहर से बेस, ठीक है, क्योंकि जैसे HCl वाला बीकर था, हमने इसको वाटर बाथ में आइस रखी, आइस के अंदर उस बीकर को रख दिया। अब बाहर से हम NaOH ऐड करें, क्योंकि जैसे हम NaOH ऐड करेंगे, ठीक है, बीकर गर्म होगा, बट बाहर उसी के साथ में क्या कर रहे हैं, हम इसको ठंडा भी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे गर्म होगा, बट बाहर का एनवायरनमेंट हमने कैसा कर दिया, आइस की वजह से ठंडा कर दिया। तो ये तरीका होता है अगर हमें किसी एसिड के अंदर बेस को ऐड करना होता है तब, ठीक है। इसके अलावा अभी ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पड़ी, तो उनके डेली लाइफ में क्या यूज है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो पहला यही है, वर्बली बोल के बता देती हूँ, ओरली किस तरीके से मतलब आप करोगे इसको। तो सबसे पहला देखो, जब हम फूड लेते हैं, हमारे लिए जो फ्यूल का काम करता है वो तो फूड ही है ना। तो अगर खाना खाए बिना तो हम काम नहीं कर सकते, बट हमने मान लो खाना खा लिया, बट वो डाइजेस्ट ही ना हो, क्योंकि खाना जिस फॉर्म में हम लेते हैं वो बाद में एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना, तभी तो हम अपनी जो रूटीन के सारे वर्क्स है वो कर पाते हैं, ठीक है। बट कभी कभी और जो हमने जो खाना लिया उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। बट कभी कभी कुछ रीजंस की वजह से उसका अमाउंट जितना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है, ठीक है, पेट में जलन होने लग जाती है, तो उसको हम एसिडिटी बोल देते हैं। अब देखो यानी कि एसिड ज्यादा हो गया तो एसिडिटी होगी ना हमारे स्टमक में। तो अब हम बाहर से क्या लें कि हम उस चलन को कम करवाए, हम क्या लेंगे, बाहर से एंटासिड टेबलेट्स लेंगे, जो क्या होती है, नेचर में बेसिक होती है, और पेट के अंदर जो स्टमक था उसमें एसिड ज्यादा हो गया था, बाहर से हमने टेबलेट ले ली जो बेसिक नेचर की है, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बन जाएगी, न्यूट्रल बन जाएगी, तब हमें जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, कल हमने पढ़ा था एंट की जो स्ट्रिंग होती है, जो चींटी जब हमें काट लेती है तो हमने कहा वो एसिड रिलीज करती है, और वो एसिड कौन सा बताया था, फोमिक एसिड ना। तो अब देखो एसिड हो गया, अब तो बाहर से क्या है, बेस अप्लाई करेंगे ना, तभी क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो और तीसरा देखिए आप, तीसरा आप कहाँ पे इसका डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, सोयल का ट्रीटमेंट, जब हम क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से पर्सन है कोई भी, उसको कुछ ना कुछ मतलब दिक्कत हो गई, तो अब उस डिसीज का ठीक करने के लिए हमें क्या, पहले डिसीज का पता होना चाहिए ना, क्या मतलब दिक्कत क्या, तो हम इसके लिए क्या क्या कराते हैं, ब्लड टेस्ट करवा लिया ना। तो उसी तरीके से जो सोयल है जहाँ पे हम अपनी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसकी मिट्टी की भी जांच होती है, सोयल का हम सैंपल लेते हैं, ठीक है, और उसकी क्या हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, उससे हमें सोयल का जो नेचर है ना उसका पता चल जाता है कि वो एसिडिक है, बेसिक है, किस टाइप की है हमारी सोयल। तो अगर हमारी सोयल एसिड, अब क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है सोयल तो वो भी अच्छी नहीं है, और बहुत ज्यादा बेसिक है सोयल का नेचर तो वो भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अगर एसिडिक है तो हम ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जो नेचर में बेसिक हो, जैसे क्विक लाइम, सेलेक्ट लाइम जो मैंने बताए थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, तो हम वो वाली चीजें यूज कर सकते हैं। अगर मान लो मेरी जो सोयल है उसका नेचर ऐसा है कि बेसिक ज्यादा है थोड़ा, तो हम क्या कर लेंगे, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो यूज करेंगे, ताकि वो एसिड को रिलीज करे और एसिड और बेस आपस में क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। इसके अलावा जैसे फैक्ट्रीज होती है, उनके जो केमिकल्स है वो एसिडिक है मान लो, ठीक है, ज्यादातर एसिडिक होती है नेचर में, केमिकल्स से जो फैक्ट्री से केमिकल्स लिबरेट आउट होते हैं, तो अगर उनको सीधा ही वाटर बॉडीज के अंदर डाल देंगे, एसिडिक नेचर के हैं, तो इससे क्या होगा, उसके अंदर देखो एसिड हमने कहा हमें खुद को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एसिड अटैक है, इससे स्किन पूरी जल जाती है, एसिड के कांटेक्ट में आते हैं, तो
तो क्या वो जो वाटर बॉडीज है उनके अंदर जो फिश फ्रॉग ऐसे रह रहे हैं, क्या उनको क्या एसिड हार्म नहीं करेगा? करेगा ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारी जो फैक्ट्री के वेस्ट है उनको लिबरेट आउट करने से पहले हमें उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है किसी बेस के साथ, ताकि वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, और जो वाटर बॉडीज के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनको वो हार्म ना करे। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बट फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज जैसे आपको कुछ समझ नहीं आई हो, या फिर आप किसी और चैप्टर पे भी चाहते हैं कि मैम ये वाली चीज हमें समझा दीजिए, तो आप वो अपनी कमेंट बॉक्स के अंदर अपना राइट कर सकते हैं, जो भी आपको मतलब क्योरी है या फिर कोई आपका सजेशन भी है, ठीक है। अब मैं इसके ना एक बस, वैसे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो पूरा हो गया, बट एक जनरली वैसे ही बता रही हूँ, ठीक है। एसिड बेस और सॉल्ट चल रहा है, तो एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, वो क्या है, पीएच स्केल है। पीएच स्केल भी एक तरीका है जिससे हम बता सकते हैं कोई, जैसे हमने इंडिकेटर्स पढ़े, ठीक है, एसिडिक बेसिक और ये नेचर बताने के लिए। और क्या पढ़ा हमने, टेस्ट पढ़ा कि हम टेस्ट करके बता सकते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स के बेसिस पे बता देंगे कौन एसिडिक होगा, बेसिस होगा या फिर न्यूट्रल नेचर का होगा। इसके अलावा एक और होता है हमारे पास पीएच मीटर। जैसे हम वेट, अब हमें पता है कितना कैसे चलेगा कि हमारा वेट कैसा है, तो वेइंग मशीन का यूज करेंगे ना। तो उसी तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, तो उसका नाम है पीएच मीटर, ठीक है। तो और पीएच स्केल देखते हैं क्या होता है। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसमें 0 to 14 तक क्या होती है, नंबरिंग होती है, ठीक है। तो 0, फिर ऐसे 1 2 3 4 7 और क्या है 14, ठीक है। तो जो 0 से इधर वाली है, कम वाली, 7 से कम वाली, वो वैल्यू देखो, पीएच स्केल है वो एक बेसिकली स्केल है जिसमें 0 से 14 नंबरिंग होती है। अब इन नंबर के बेसिस पे हम बता देंगे कि कौन एसिडिक है, बेसिक है और सोल्ट। बट ये नंबर हमें पता कैसे चलेगा, वो पीएच मीटर से पता चलेगा। मान लो ये मैंने भी कर लिया, इसके अंदर मैंने HCl डाल दिया, फिर मैंने क्या किया, पीएच मीटर का यूज किया। पीएच मीटर की एक जैसे रोड टाइप्स होते हैं, वो इसके अंदर हम डिप करेंगे। जैसे ही डिप करेंगे तो जो पीएच मीटर है ना उसके अंदर एक नंबर आ जाएगा, जैसे कुछ डिजिट आ गई, मान लो वो आ गई 1.00, ठीक है, ऐसी डिजिट आ गई, उसने शो कर दी, पीएच मीटर ने डिजिट बता दी। जैसे ही मैं कोई सैंपल लेके गई तो 1 वैल्यू आ गई ना, तो 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, जो मतलब 7 से जो भी कम हो गए, तो वो क्या बताते हैं हमें, अगर 7 से कम वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब वो नेचर में कैसा है, एसिडिक है। 7 से ज्यादा आ रही है तो वो नेचर में कैसा है, बेसिक है। ये और ये वैल्यू मैंने बता दी, क्या से, पीएच मीटर है, अपरेटस है जिसका हम यूज करते हैं इन टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ए सैंपल, वेदर इट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। तो हमने कहा पीएच मीटर हमें वैल्यू दे देगा, एक नंबर बता देगा, डिजिट, जो भी हम सैंपल लेकर जाएंगे पीएच मीटर के पास, पीएच मीटर के रीडिंग बता देगा कितनी आई है, ठीक है। फिर हम उसको देखेंगे यहाँ पे कि कितना वैल्यू आ रही है। तो हमने कहा 0 से 7 से कम वाली जो वैल्यू है ना, 0 से 7 से कम वाली, तो वो क्या हो जाएगी, मेरी एसिडिक होगी। 7 से 14, 7 से ज्यादा और 14 तक वैल्यू जो आएगी तो वो क्या हो जाएगी, हमारी बेसिक हो जाएगी। बट अगर जब पर्टिकुलरली 7 आ गया ना, तो इसका मतलब वो कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब नहीं वो एसिडिक है, नहीं बेसिक है। और इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है कि मान लो मैंने डिटरमाइन किया पीएच मीटर से, एक की मेरी पीएच आई 1, दूसरा सैंपल में लेके गई पीएच मीटर के पास, उसने वैल्यू दिखाई पीएच मीटर ने 3। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ पहले वाला जो सैंपल था उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक? तो आप कहोगे मैम इसकी ना वैल्यू पीएच 1 आई है और 1 जो है वो 7 से कम है ना, तो आप कह दोगे कि ये जो है वो एसिडिक है। फिर मैं पूछूं सैंपल नंबर 2 था, उसकी पीएच 3 आई, तो आप बताओ इसका नेचर एसिडिक रहा होगा या बेसिक? तो आप फिर से कहोगे कि मैम ये वाली वैल्यू जो है ना वो 7 से कम है, तो इसका नेचर जो है वो एसिडिक है, ठीक है। फिर मैं कहूँ चलो ठीक है, मैंने मान लिया, आपने बोला ये पहला सैंपल और दूसरा सैंपल दोनों ही नेचर में एसिडिक है। फिर मैं कहूंगी कंपेयर करो आप, कौन सा ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, विच वन इज मोर एसिडिक। तब आप क्या कहोगे, कोई बच्चा ऐसे भी बोल सकता है कि जो 3 वाली वैल्यू है ना वो ज्यादा है और 1 वाली जो वैल्यू है वो कम है, तो जो ये वाला सेकंड वाला सैंपल है वो ज्यादा एसिडिक होगा। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जितनी एसिड के केस में जितनी कम वैल्यू होगी वो उतना ही क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे आप ऐसे समझो इसको, जैसे -1 और -2 है, ठीक है। जैसे 1 और 2 में से पूछा जाए, आपसे पूछूं मैं 1 और 2 में विच वन इज ग्रेटेस्ट, ठीक है, कौन सा बड़ा है, तो आप कह दोगे मैम 2 वाला बड़ा है।
बट अगर मैं पूछूं -1 और -2 में कौन सा बड़ा है, तो आप कहते हो ना -1 बड़ा है, जितना छोटा नंबर उतना बड़ा। तो एसिड के केस में जो जितना छोटा नंबर होगा, पीएच जितनी कम वैल्यू आएगी वो उतना ही स्ट्रोंगर एसिड होगा। तो pH 1 वाला जो सैंपल है वो ज्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू द सैंपल विच हैविंग pH 3। ठीक है, और बेस के केस में इसका उल्टा हो जाता है। मान लो आपको आगे एक pH 10 आ गई, एक pH 13 आ गई, और आपसे पूछा जाए कि सैंपल 1 नंबर 1 है, आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है, एक सैंपल था, आपको बोला गया पीएच उसकी 10 है, ये आपसे बोला गया बताओ ये नेचर में एसिडिक है बेसिक, तो फिर आप कहोगे कि मैम ये वाली जो वैल्यू है ना वो 7 से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। फिर pH 13 वाले की बात की जाए तो आप कहोगे मैम ये वाली भी जो है ना वो 7 से ज्यादा है तो ये बेसिक है। ठीक है, मान लिया दोनों बेसिक है, बट फिर वही पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा बेसिक है, तब यहाँ पर वो होगा जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होती है वो क्या होता है, उतना ही ज्यादा बेसिक होता है। तो जो सैंपल नंबर 2 है वो क्या है, मेरा ज्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू सैंपल नंबर 1। आई होप आपको जितना पढ़ाया गया उतना आपको अच्छे से क्लियर होगा, बट इन दैट केस कुछ भी अगर आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अंदर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद जो एक और लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो एनसीईआरटी की क्वेश्चंस है इसी चैप्टर के वो डिस्कस कर लेंगे किस तरीके से आप उनको करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।